हेलो स्टूडेंट्स, आई एम संदीप सर एंड वेलकम टू मार्वेलस इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने लिटरेचर सेक्शन का पर भी वीडियो बनाना शुरू कर चुका हूं और फर्स्ट वीडियो में मैंने रेनबो पार्ट 2 के जो फर्स्ट पोअम है, पोएट्री सेक्शन का जो फर्स्ट पोअम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसके पोएट के इंट्रोडक्शन और लाइन वाइज आपको हिंदी भी बताया हूँ। ठीक है, अगर कहीं पर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो आप कांटेक्ट कीजिए, ठीक है, और बारीकी से पढ़ने की कोशिश कीजिए। हाँ, पढ़ने में एक प्रॉब्लम आ सकती है वर्ड मीनिंग का, जो प्रॉब्लम आज मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपके भी जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो आपका है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, पोएट्री सेक्शन का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोअम दिखाई दे रहा होगा, जिसके राइटर हैं जॉन डोन। ठीक है बच्चों, इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट, यानी कि जो इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था आप लोगों को, उसका मतलब वर्ड मीनिंग है। आप लोग थोड़ा सा देखिए इसको और स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास कीजिए। देख लीजिए एक बार, देख लीजिए एक बार इसको देखिए। हाँ, इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा देख लीजिए स्क्रीनशॉट और आगे की तरफ देखिए, यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट होगा, बिल्कुल क्लियर होगा, आप पढ़ सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, और फिर स्क्रीनशॉट यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आप लोग ले लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए इसमें क्या दिया गया बाबू, बताया गया है कि कुछ पुराने जो वर्ड थे, जैसे कि गो, GOE लिखा हुआ था, जिसमें गो की बात की गई है, GO। ठीक है, यहाँ पर उसी प्रकार से वियरिनेस है, जिसको वियरिनेस को कैसे लिखा जाता है आपको लिख के बताया गया है। दी है तो कैसे लिख के बताया गया है, टोटल आपको इसमें सब कुछ बता दिया गया है। ठीक है, एक बार मैं फिर से आप लोग को बोल रहा हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ से लेकर के ऐसे स्क्रीनशॉट लिया जाए, यहाँ से वर्ड मीनिंग का ध्यान देंगे बाबू, यहाँ से आपका वर्ड मीनिंग हो जाएगा और आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं इसका। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए वर्ड मीनिंग का। ठीक है, फिर उसके बाद अगर यहाँ तक स्क्रीनशॉट हो जाए तो आप लोग नीचे स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, पूरा क्लियर आपका हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग को दिख रहा होगा, मैं जूम करके इसको दिखाया हूँ पूरा। ठीक है, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया। ठीक है, अगले जो बात है बाबू आप लोग के लिए आएगा एक क्वेश्चन आंसर। जैसा कि मेरे पास पेपर भी है, मैं पेपर को दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये आपका पेपर हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन आंसर आता है। देखिए बाबू, ये आपका पेपर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर लिखा है कि आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बाबू, ये जो 5 क्वेश्चंस आपको आंसर देने होंगे वो आपको रहेगा प्रोज सेक्शन से रहेगा, पोएट्री सेक्शन से रहेगा और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से रहेगा। ठीक है बाबू, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मान लेते हैं कि 2-3 क्वेश्चन इससे दिया रहेगा, 2-3 क्वेश्चन इससे दिया रहेगा, 2-3 क्वेश्चन इससे दिया रहेगा। कुल मिलाकर के क्वेश्चंस की संख्या रहता है आपको J तक रहता है। ठीक है, माने 10 क्वेश्चंस रहते हैं और उसमें से आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। ठीक है, तो उसी को सॉल्व करने के मैं पोएट्री सेक्शन का वर्ड मीनिंग भी ऐसी क्वेश्चन आंसर भी लेकर आया हूं, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि वाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। ठीक है, मतलब अपने बिलव्ड से क्यों माने दूर जाना चाहते हैं कवि, क्या बात है। तो देखिए लिखा भी हुआ है, आप समझ सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। कि अब आप देख पा रहे होंगे बढ़िया से। ठीक है, बिल्कुल साफ साफ आपको दिखाई दे रही होगी। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ही wants to practice to live alone without his wife because he knows that death is inevitable and it will ultimately part them.
कह रहा है कि वे चाहते हैं कि मतलब अकेले रहने का प्रयास करें, अपने पत्नी से दूर रहने का, ठीक है, बिकॉज एक दिन सबको मर जाना है, ठीक है, एक दिन सबको मर जाना है, सब मृत्यु जो है वो बिल्कुल निश्चित है। लिख भी रहा है बिकॉज ही नो, वो जानते हैं बाबू, ही नोज, वो जानते हैं कि डेथ इज इनेविटेबल। इनेविटेबल का मतलब होता है अवश्य संभवी, मैंने बिल्कुल निश्चित, निश्चित रूप से सबको मरना है, ठीक है। एंड इट विल, और यह क्या करेगा कि अल्टीमेटली, अल्टीमेटली का मतलब होता है आखिरकार, अंतोगत्वा क्या करेगा, पार्ट देम, अलग अलग कर देगा। इसलिए सोच रहे हैं कि अलग रहने का प्रयास किया जाए, अलग रहने की प्रैक्टिस की जाए, ठीक है बच्चों। ज़्यादा मैं इस पर डील नहीं करूंगा क्योंकि क्वेश्चन आंसर आप इसको याद कीजिएगा, ठीक ना, बिल्कुल सिंपल है, कोई ज़्यादा भारी भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। आप देखिए समझिए, ठीक है। वॉट आर थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव, मैंने ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो मतलब सूरज के पास नहीं है। कौन सी वस्तुएं हैं बाबू, तो देखिए सन के पास डिजायर नहीं है, सेंस नहीं है, एनी शॉर्टर वे नहीं है टू कंप्लीट इट्स जर्नी। बताया गया था ना कि सूरज भी अपना जर्नी तय करता है, मैं भी अपना जर्नी तय करूंगा, तो सूरज के पास क्या नहीं है जो मेरे पास है। मैंने आपको चर्चा किया था पोयम में, आपको याद आ रहा होगा तो यहाँ से समझ जाइएगा, ठीक है। अगला है कि वॉट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडर, स्पीकर के जर्नी का स्पीडर क्या बनाएगा। मैंने कहा था कि सूरज के पास तो ये सब कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास मोर विंग्स है, कभी कहता है कि मेरे पास मोर विंग्स है, एंड सफर्स देन ही, याद होगा कविता के लाइन, सफर्स का मतलब होता है वो एक सच्चा रीजन, एक सच्चा कारण, तो वही बता रहा है यहाँ पर कि एक मोटिव होना चाहिए, मोर विंग्स भी है उसके पास, जिसके चलते उसकी जर्नी क्या बन जाएगी, स्पीडर बन जाएगी, ठीक है। वोट मेक्स मैंस पावर फीवेल, क्या चीज़ें जो है वो मानव की शक्ति को कमज़ोर बना देता है, तो दूसरे पर डिपेंड होना, यानी कि मनुष्य ज़्यादा डिपेंड रहता है किस पर, फॉर्चून पर डिपेंड रहता है, भाग्य पर भरोसा करता है, जो मनुष्य के शक्ति को क्या बना देता है, कमज़ोर बना देता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि हाउ डू साइंग एंड वीपिंग अफेक्ट द स्पीकर, मैंने कि कैसे जो है वो रोना और आहें भरना और रोना अफेक्ट करता है स्पीकर को। बात बिल्कुल सही था, कह रहा था कभी ना कि तुम्हारे जो आहें भरना है, उस आहों के भरने से मेरी आत्मा उन हवाओं के साथ शामिल हो जाती है, और तुम्हारे रोने से मेरे शरीर का ब्लड खत्म होता है, बताया था कभी। तो उसकी अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा गया है कि साइंग ऑफ हिज बिलव्ड टेक्स स्पीकर सोल अवे, मैंने एक स्पीकर के सोल्स को दूर ले जाता है, उससे दूर भगाता, जिससे इसको क्षति पहुँचती है। एंड हर वीपिंग डीके हिज ब्लड, और उसका जो वीपिंग है, रोने से जो क्या होता है, कवि का ब्लड डीके होता है, डीके मीन्स नष्ट होना या खराब होना, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है बाबू कि हाउ डज द बिलव्ड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ, स्पीकर्स के लाइफ को कैसे उनकी पत्नी जो है, उनकी प्रेमिका जो है, कैसे वेस्ट कर रही है। तो यहाँ पर यह आंसर सही नहीं है, इसका आंसर हम लोग नीचे देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए कैसे देखते हैं, कह रहा है कि सी वेस्ट्स द स्पीकर्स लाइफ बाय अननेसेसरी साइंग, माने कि कोई ज़रूरत नहीं थी आहें भरने की, लेकिन वो अननेसेसरी जो आहें भर रही है वो करके कवि के लाइफ को बर्बाद कर रही है, एंड वीपिंग, और रो करके बर्बाद कर रही है। बिकॉज यहाँ पर देखिए साइंग है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, आप देखिएगा, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, साइंग है। यहाँ पर यानी कि साई मतलब आहें भरना, साइंग ING लगा दिया इसमें, एंड वीपिंग बिकॉज द स्पीकर, लिखा द स्पीकर एंड हिज बिलव्ड हैव ऑलरेडी यूनाइटेड, एक दूसरे में सम्मिलित होना, संयुक्त होना। कहता है कि तुम और मैं, कवि और उसकी वाइफ जो है, एक दूसरे से एकदम संयुक्त हैं, इतने संयुक्त हैं मानो कि वे बन चुके हैं, क्या बन चुके भाई, बिकम वन इन द गर्भ ऑफ टू मेन, मैंने कि दो आदमी के बीच, मैंने दो आदमी और एक कपड़ा, एक पोशाक। समझते हैं इस बात को, क्या कहने का मतलब है, मतलब यह है कि दो जिस्म एक जान बन चुके हैं। तो जब दो जिस्म एक जान बन चुके हैं तो क्या उन्हें कोई अलग कर सकता है। जब इतना विश्वास है ही तो फिर रोने का चांस क्या है, कि लाइफ को बर्बाद करने की जरूरत क्या है, ठीक है, ऐसा कभी समझाना चाहता है। अगला है कि इन वॉट वे विल द लवर्स रिमेन यूनाइटेड, तो अब यहाँ पर कह रहा है कि लवर्स हु लिव इन ईच अदर, मैंने कि वैसे प्रेमी जो एक दूसरे के साथ रहते हैं या एक दूसरे के दिल में रहते हैं, विल रिमेन यूनाइटेड, वो कभी भी संयुक्त रहते हैं, उन्हें कभी भी कोई अलग नहीं कर सकता है, ठीक है, वो हमेशा
एक होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? तो ये था आप लोग का क्वेश्चन आंसर, जो कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए मैं अरेंज कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, ले रहे हैं? ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए बढ़िया से आप देख लीजिए। ठीक है, ढंग से मैं अपना हाथ हटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बाबू यहाँ से लेकर आप इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे देख लीजिए, इधर एक मीनिंग कट रहा है, इसको आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, समझ आ रहा है ना? तो आप इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले करके और काम चलाइए और अपने कॉपी पर फेयर कीजिए और इसको याद करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो मैं डील करने जा रहा हूँ वो मैं डील करने जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर बताया गया है अगला इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों। देखिए यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 120 वर्ड्स। 100 एंड 120 वर्ड्स में इसको आंसर देना है, मैंने 100 से 120 शब्दों में इसका आंसर देना है, जिसमें 2020 का क्वेश्चन है। स्नेक आया हुआ है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो अभी मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ये 2020 का क्वेश्चन भी है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। फायर हिम, इसमें से कोई एक आपको समरी लिखना है। ठीक है, तो कोई एक समरी लिखना है, तो क्यों ना हम सबसे पहले समरी को डील कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं समरी को कैसे आप डील कर सकते हैं। तो समरी को डील करने के लिए आप यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा समरी। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ध्यान देंगे, थोड़ा सा दिख रहा होगा, आप आई होप कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग को मैं अरेंज कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद ये मेरा नोट्स है, आप लोग ध्यान देंगे। स्क्रीनशॉट सबसे पहले आप ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट के बाद आप लोग थोड़ा सा समझ भी लीजिए इसको। ठीक है, करा के स्वीटेस्ट लव जो है वो एक लव पोयम है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, यह एक लव पोयम है। ठीक है, आप लोग लिखिएगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय जॉन डोन। जॉन डोन के बारे में और कुछ 2-4 लाइन बढ़ा चढ़ा के आप लिख सकते हैं। ठीक है, वे एक मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाने जाते हैं, इनका जन्म जो है 1572 ईस्वी में हुआ, ये सारा बात आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आप उनको मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ही हैज डिस्क्राइब्ड द पावर ऑफ ट्रू लव इन दिस पोम। इस पोम में उन्होंने डिस्क्राइब किया है प्रेम की शक्ति को, कि प्रेम में कितनी ताकत होती है, इस चीज़ को उन्होंने डिस्क्राइब किया है। द पोएट हैज़ टू पार्ट विथ हिज बिलव्ड, कह रहा है कि पोएट को अपने बिलव्ड से क्या होना है, पार्ट होना है, अलग होना है। ये तो सबको होना है, एक ना एक दिन जो भी प्यार करते हैं इस दुनिया में, सबको एक ना एक दिन अलग होना है एक दूसरे से। ठीक है, कह रहा है कि ही टेल्स हिज वाइफ, वे अपने पत्नी से कहते हैं, दैट दे आर नॉट गोइंग टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, कह रहे कि हम लोग एक दूसरे से अलग होने नहीं जा रहे हैं। बिकॉज ट्रू लव नेवर डाइज, क्योंकि जो सच्चा प्रेम होता है वो कभी मरता नहीं है। जो सच्चा प्रेम होता है वो कभी मरता नहीं है बच्चों। ठीक है, और प्रेम जो है वो बिल्कुल शाश्वत होता है। लव जो है एक शैडो की तरह होता है, ठीक ना, और शैडो से भी मतलब बढ़कर के प्रेम होता है। तो इस तरीके का प्रेम है उन दोनों में। जब प्रेम, सच्चा प्रेम जो होता है, प्रेम के बारे में बताया गया था फर्स्ट ईयर में भी, आपको चैप्टर में चर्चा किया गया था कि प्रेम जो है एक स्टार पोल की तरह, ध्रुव तारा की तरह है ना। प्रेम क्या है, तो एक शैडो ऑफ सोल है, आत्मा की परछाई के रूप में भी इसका नाम दिया गया है। प्रेम को गॉड की से भी तुलना की गई है। ठीक है, प्रेम के बारे में बताया गया कि प्रेम ही यदि पाप है तो धर्म किसका नाम है। लोग आज प्रेम पर बड़ा छींटाकशी करते हैं, कहते हैं कि प्रेम करना गलत है, समाज उसको गलत मानती है। लेकिन नहीं बच्चों, प्रेम ही यदि पाप है तो धर्म किसका नाम है। प्रेम है अपकर्म तो सत्कर्म किसका नाम है। जाके मन मंदिर बसे तो प्रेम सत्य भगवान है। इन पापियों के पाप से ये प्रेम भी बदनाम है। कोई बात नहीं, कुछ आजकल के कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत कर रहे हैं और प्रेम का सही डेफिनेशन से भटका रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप समझो प्रेम एक अलग चीज़ है जिसमें दो आत्माएं कभी मरती नहीं। वही कहता है कि ट्रू लव नेवर डाइज, जो सच्ची आत्मा होती है वो कभी मरती नहीं है। डेथ इज इनएविटेबल, प्रेम मृत्यु क्या है, अवश्य आती है। मृत्यु तो सबको आनी है, आज आए कल आए, मरना सब कुछ है।
स्मरना सबको को है, ठीक है। कहा भी जाता है कि मैन इज मॉर्टल, आदमी क्या होता है, मरणशील होता है, आदमी को मरना ही होता है। तो डेथ भी सबको आएगा, लेकिन मौत वही जो दुनिया देखे। कहने का मतलब कि मौत ऐसी होनी चाहिए जो यादगार हो, मौत तो सबको आनी है, ठीक है। तो ये कहता है कि इनएविटेबल होता है, एवरीबॉडी हैज़ टू फेस इट, सबको इसको फेस करना है। मौत को भैया सबको फेस करना, जिसने जन्म ले लिया है उसको मरना ही है, जो जन्म ले लिया है उसको मरना है, जो धरती पर आया है उसको जाना ही है, ठीक है। कह रहा कि इट बट सोल नेवर डाइज, कहता है कि आत्मा कभी नहीं मरती। गांधी मर जाते हैं, जॉन डोन मर गए, क्या उनकी आत्मा मरी है? क्या मतलब उनका याद आज भी हमारे दिलों में नहीं है? आज भी हमारे दिलों में है। इसलिए शरीर मरता है, शरीर खत्म हो जाता है, आत्मा कभी नहीं मरती है। इसलिए आप अच्छा करने का प्रयास करो और दुनिया में अमर बनने का प्रयास करो। अमर बनने का मतलब ही होता है बाबू कि आपका शरीर खत्म होता है, सिर्फ जो आपके कारनामे होते हैं वो दुनिया में याद किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान देंगे, ठीक है। कह रहा है कि एज यस्टर नाइट द सन सेट, जैसा कि कल सूरज जो है क्या हो गया, डूब गया, कल की रात सूरज डूब गया था। येट इट इज हियर टुडे, और फिर से आज यहाँ पर है। सिमिलरली आई विल बी बैक, उसी तरह से कभी कहता है कि मैं भी बैक होऊंगा, मैं भी वापस आऊँगा। माई रिटर्न विल बी फास्टर दैन दैट ऑफ द सन, मैंने कहता है कि मेरा जो रिटर्निंग है वो सन से भी तेज होगा, मैं सूरज से भी तीव्र यात्रा करके लौटूंगा, ठीक है। द पोएट सेज दैट इवन इफ ही डाइज, अगर वो मर भी जाता है, हिज सोल विल रिमेन प्रेजेंट इन हर, तो कहता है कि अगर मैं बाय द वे अगर मैं मर भी जाता हूँ कहीं, तो मेरी आत्मा जो है तुम्हारे अंदर विराजमान रहेगी, क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। तो मेरी आत्मा तुम्हारे पास, तुम्हारी आत्मा मेरे पास विराजमान रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं मर भी जाता हूँ तो मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर जिंदा रहती है। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सेपरेशन, इसीलिए अलग होने पर कोई क्वेश्चन नहीं करना है कि हम लोग अलग हो रहे हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं करना है हमें, ठीक है। दैट्स ऑल बच्चों, आप लोग को आई होप कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसमें देखिए, आपने क्वेश्चन आंसर पढ़ा, आपने मीनिंग पढ़ा, आपने मुझसे मतलब कि हिंदी अर्थ भी जाना, तो सब मिलाकर के आप अपने तरफ से भी कुछ जोड़ करके ऐड करके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, ठीक है। मैं सिर्फ एक आपको आधार बता दिया, एक्सप्लेन करने के लिए आता है। कहता है कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, देखिए क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाता है मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, ठीक है, कि कैसे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए 4 क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन में पूछा गया पोएट्री सेक्शन से, और 4 क्वेश्चन आपको पूछा गया है प्रोसेस, 4 को लाइन दिया गया है आपको प्रोसेस, 4 को पोएट्री से, जिसमें एक एक को एक्सप्लेन करना। 8 नंबर क्वेश्चन है, निश्चित है, ठीक है। जो समरी 10 नंबर का पूछता था उसे 5 नंबर कर दिया और एक्सप्लेनेशन को बढ़ा दिया। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं बेटर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है या किसी भी चीज़ का आपको PDF की ज़रूरत होती है तो आप बेहिचक संपर्क कर सकते हैं, इसके लिए कोई आपका फी लगने वाला नहीं है, ठीक है बच्चों। कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेयरनेस ऑफ दी, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, ठीक है। इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, मान लें कि यही लाइन आ गया आपको एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा ध्यान देना होगा, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे आप इसको एक्सप्लेन करोगे। देखो बच्चों, लिखा होगा कि सबसे पहले जब एक से अधिक लाइन दिया गया होगा बाबू, तो आप क्या करोगे, लिखोगे कि दीज लाइन्स का मतलब होता है इन पंक्तियां, यानी कि ये पंक्तियां, दीज लाइन्स मतलब ये पंक्तियां। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, दिख रहा होगा बाबू आप लोग को, टेकन फ्रॉम द पोअम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये पंक्तियां जो है किससे ली गई है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ली गई है। इट हैज़ बीन रिटन या कंपोज्ड बाय मेटाफिजिकल पोएट जॉन डोन, यह जो है किससे कौन लिखे हैं, तो मेटाफिजिकल पोएट जॉन डोन के द्वारा इस कविता को लिखा गया है, ठीक है। आप इसमें अपने से भी 1-2 लाइन बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अपना लिखने के लिए, ठीक है। अब कह रहा है बाबू कि अकॉर्डिंग टू, ध्यान रखना होगा, इस बात को जरूर लिखना होगा कि अकॉर्डिंग टू दीज लाइन्स, ध्यान देना होगा बच्चों, अकॉर्डिंग टू दीज
लाइन्स द पोएट इन दिस पोअम, मैंने कवि जो है इस कविता में इस पंक्तियों के माध्यम से एड्रेसिंग हिज बिलव्ड वाइफ एनीमोर, उनके वाइफ का नाम क्या था, एनीमोर था ना, उसको एड्रेस करते हुए, किस रूप में एड्रेस करते हुए बाबू, तो एज स्वीटेस्ट लव, स्वीटेस्ट लव के रूप में एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, दैट ही वॉन्ट्स टू लीव हर, कि वो उसे छोड़कर जाना चाहते हैं, वो उनसे क्या जाना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं, ठीक है, उनको छोड़ के जाना चाहते हैं, क्लियर, उनसे दूर जाना चाहते हैं, इस बात को क्लियर समझिएगा कि उनसे दूर जाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन किस लिए दूर जाना चाहते हैं, बट नॉट बिकॉज ही इज वेरीड, वेरीड का मतलब होता है थक कर, उब कर या परेशान होकर, ऑफर माने कि वो उनसे परेशान होकर या उब कर नहीं उनसे जाना चाहते हैं दूर, और ना ही इज गोइंग इन द होप ऑफ फाइंडिंग अ मोर सुटेबल लव, और ना ही कोई दूसरी प्रेमिका या दूसरा प्रेम की चाहत में जा रहे हैं कि कोई मुझे दूसरा प्रेम करने वाला मिल जाएगा, इसकी चाहत में भी वो, इसकी आशा में भी वो नहीं जा रहे हैं। नॉर द वर्ल्ड कैन प्रोवाइड हिम अ फिटर बिलव्ड देन सी, और ना ही ये दुनिया उस लड़की से या उनकी प्रेमिका से कोई बेहतर दे देगी, मैंने कोई बेहतर प्रेम उनको प्रोवाइड कर देगी, इस आशा के साथ भी वो नहीं जा रहे हैं। देखिए यही शायद लाइन आप देख सकते हैं कि इतना लाइन का एक्सप्लेनेशन इतना हो सकता है। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आप इसको एक बार याद कीजिए, इसको समझिए, फिर आप देखिए कि किस तरीके से लिखा गया है। एक ईजी लैंग्वेज में आप भी लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है बाबू। एक और एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है, नया है आपको समझ में आएगा, बिल्कुल फिक्स समझ में आएगा, ठीक है। करेक्ट, वेन दाउ साइस्ट नॉट माइंड बट साइस्ट माई सोल अवे, वेन दाउ वीपेस्ट अनकाइंडली काइंड माई लाइफ्स ब्लड डोथ डिके। आप इसको कैसे एक्सप्लेन कीजिएगा, कुछ नहीं बच्चों, वही बात लिखना है जो बात मैंने आपको समझाई है, ठीक है। क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। सबसे पहले उस कविता का नाम लिख देना है, फिर कौन कवि इसको लिखे हैं, कवि का नाम लिखना है कि इट हैज बीन रिटन बाय या कंपोज्ड बाय मेटाफिजिकल पोएट जॉन डोन, और इसे कौन कंपोज किए भाई, जॉन डोन ने कंपोज किया है, तो जॉन डोन का नाम आ जाना चाहिए। फिर इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना क्या चाहता है इस बात को लिखना होगा। तो कहना होगा कि अकॉर्डिंग टू दिस लाइन्स द पोएट वांट्स टू से दैट व्हेन हिज बिलव्ड वाइफ साई, जब उनकी वाइफ क्या करती है, आहें भरती है, ही फील्स एज इफ हिज सोल इज बीइंग मिंगल्ड। देखिए मिंगल्ड का मतलब होता है मिलकर, ठीक है, अब आपस में मिल जाना उसी में, विद द वाइंड दस लिविंग हिम, कहता कि इस प्रकार मेरी जो आत्मा है मुझसे दूर भागती है, कब, जब तुम आहें भरती हो। अपने पत्नी से कहते हैं कि जब तुम यार आहें भरती हो, या जब वो आहें भरती है तो आहों के रूप में जो सांस को ग्रहण करते, जो हवा ग्रहण करते, उस हवाओं में कवि की आत्मा को उड़ा ले जाती है, जिसके चलते कवि को बड़ा तकलीफ होता है, कवि को बड़ा ही मतलब कि दुख होता है। व्हेन सी वीप्स, जब वो रोती है, एट द थॉट ऑफ देयर सेपरेशन, अपने अलगाव को लेकर के, अपने मतलब कि अलग होने की भावना को लेकर के, सोच को लेकर के, और जब वो रोती है तो वो तो क्या करती है, सी शोज अटैचमेंट, वो अटैचमेंट को तो शो करती है विद द पोएट के साथ, बट इन डूइंग, लेकिन ऐसा करने में, सो सी इज एल्सो अनकाइंड सिंस द पोएट्स ओन ब्लड, कहता है कि देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा है रेट्स, लिखा है ध्यान से, डेटेरियोरेट्स। डेटेरियोरेट्स का मतलब होता है बाबू नष्ट होना, खत्म होना, या विनष्ट होना, या क्षय होना भी कर, ठीक है ना। एट द साइट, मैंने कि उस दृश्य को देखने के बाद, मैंने कि उस मतलब कि उस रोने वाले दृश्य को देखने के बाद कवि का जो ब्लड है वो क्या होने लगता है, क्षय होने लगता है, बाई साइंग एंड वीपिंग, उसके साइंग करने से, उसके वीपिंग करने से, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये लाइन स्पष्ट होता है, इतना लिख दीजिएगा, बिल्कुल नंबर आपको मिलेगा, नो डाउट, ठीक है, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा क्या आपको मैं हेल्प कर सकता हूँ, फिर भी आप बताइएगा, जो मुझसे बनेगा मैं आपके लिए करूँगा, ठीक है। आइए देखते हैं, एक और है कि लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हर्ट फॉर थिंक मी एन इल डेस्टिनी मे टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, यानी कि
इसका मतलब क्या होता है, मैंने तो आपको पढ़ाया ही था कि इसका मतलब ये होता है कि अपने इस पवित्र आत्मा में मेरे लिए कोई पूर्वानुमान बुरा विचार मत लाओ, क्योंकि डेस्टिनी भाग्य जो हो सकता है तुम्हारे साथ हो जाए और तुम्हारा डर क्या हो जाए, पूरा हो जाए। तो इसी बात को मैंने क्या किया है, एक्सप्लेन कर दिया। आप देखिए इन दीज लाइन्स, अब उस बात को लिख लीजिएगा, ऊपर वाले बात को कहाँ से लिया गया, पंक्ति कौन लिखे हैं, ये सब लिख लीजिएगा। तो इन दीज लाइन्स द पोएट रिक्वेस्ट्स हिज बिलव्ड नॉट टू थिंक एनी इल और एनी बैड इवेंट अबाउट द पोएट। पोएट के बारे में कोई बुरा विचार या बैड इवेंट के बारे में सोचने से वो मना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ही सेज दैट, वे कहते हैं कि हर हार्ट इज वेरी पायस, कि उसकी आत्मा जो है बड़ी पवित्र है और पवित्र आत्मा में जो भी विचार किया जाता है लगभग ईश्वर उसे सुन लेता है, ठीक है। सो ही रिक्वेस्ट, अतः वो रिक्वेस्ट करते हैं हर नॉट टू फॉरवर्ड एनी एविल, की किसी भी प्रकार का पूर्वानुमान विचारधारा, गलत विचारधारा न आए, फॉर डेस्टिनी, क्योंकि डेस्टिनी जो है, डेस्टिनी मतलब होता है भाग्य, किस्मत, डेस्टिनी में डिसाइड टू फुलफिल दीज, हो सकता है कि भाग्य जो है डिसाइड कर ले कि इसको क्या कर देना है, फुलफिल कर देना है, पूरा कर देना है। अगर वो पूरा कर दिया तो क्या होगा, ठीक है। फुलफिल दीज एविल थॉट्स, ये जो बुरे विचार हैं, एंड दस ब्रिंग सफरिंग टू हिम, और ये बुरे विचार जो हैं को जो पूरे करने की बात करें कि टू फुलफिल दीज एविल थॉट्स, कि वो जो बुरे विचार तुमने अपने मन में लाया है अगर उसको पूरा कर देते हैं तो मेरे लिए क्या लेकर आ जाएगा, सफरिंग, कष्ट लेकर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मेरे बारे में तुमको कोई बुरा विचार नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ क्या आगे हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो आज के इस वीडियो मैंने आपको डील किया एक लेसन का, ने फर्स्ट लेसन का वर्ड मीनिंग आपको देने का प्रयास किया, जो कि आप लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद मैंने क्वेश्चन आंसर को डील किया, उसके बाद मैंने आपको समरी सेक्शन को भी डील किया है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी बताया। आप ऐसे चैप्टर को बढ़िया से रख करके एक्सप्लेन कर सकते, घबराना नहीं है, बिल्कुल इजी तरीके से लिखना है। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है प्लीज़ आप कांटेक्ट कीजिए, मेरे व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको बताया है, उस पर कांटेक्ट कीजिए और कांटेक्ट करके समझने का प्रयास कीजिए। कोरोना वायरस से लड़िए, घर पे रहिए, लेकिन अपना पढ़ाई करते रहिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा लेसन सेकेंड, मैंने कि पोएम नंबर 2 का सब कुछ जैसे इसमें दिया हूँ उसमें भी दूंगा। और हाँ, मैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी वीडियो तैयार कर रहा हूँ, जल्द ही आपके बीच आ जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है।